पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन को शुरू किए थे, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ चुके थे। उसमें केपलर्स का तीनों लॉ और साथ में ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग प्रूफ करके देख चुके थे क्या होता है। अब उसको फर्दर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग F = G m1m2/r² पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको, और उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि G m1m2/r² होता है, ठीक है। ए G क्या होता है हम लोग जानते हैं। G होता है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक, या फिर ग्रेविटेशनल को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। इसका यूनिट वगैरह निकालना सीख चुके थे। यूनिट कैसे निकालते हैं अगर याद हो तो थोड़ा सा मैं फिर से याद दिला देता हूँ। दूसरा नंबर इसका यूनिट, तो यहाँ से G का वैल्यू निकालेंगे तो r² इधर जाएगा और m1 m2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F(r²/m1m2). अगर इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं तो यहीं से निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, F मतलब न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं, और r² मतलब मीटर में मेजरमेंट करते हैं, और बाई में क्या है kg × kg मतलब kg²। तो ऐसे इसका यूनिट निकालते हैं। अगर इसका हम लोग डायमेंशन की बात करें किसका, G का, तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालना ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इसका ग्रेविटेशन का, इसका कांस्टेंट का कॉन्शियस डायमेंशन। अच्छा, यहाँ पे डायमेंशन इसका आपको जवाब देना है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, और इसका आंसर आपको देना है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग इससे सारी चीज़ को कंप्लीट किया है। अच्छा, यहाँ से अब E कब लगता है ये फोर्स, तो हम लोग बात किए थे कि एक m1 और मान लीजिए m2, ये दो फोर्सेस हैं, सॉरी दो मासेस है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं r, ये मास है, ये m1 है, ये m2 है। हम लोग पता है A इक्वल फोर्स इस डायरेक्शन में और A इक्वल फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। इसको हम लोग नाम दिए थे, किसी एक को F और F नाम दिए थे, और इतना इक्वल टू हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ किए थे, ठीक है, r²। ठीक है, ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। मान लीजिए यहाँ पे 2 kg का मास और यहाँ पे 2 kg का मास रखा हुआ है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको बताना है, ठीक है, A ऑब्जेक्ट है B, तो फाइंड करना है फोर्स एक्सर्ट बाय B ऑन A पर B द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया गया, वो निकालना है। किसके ऊपर, A पे कौन कर रहा है, B कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, फोर्स इक्वल टू, सिंपल सी बात है, दोनों फोर्स सेम ही एक्सर्ट करता है, तो कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर छाप दो, और उसके बाद कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, G m1 m2 बाई कितना, r²। r क्या होता है, बीच का डिस्टेंस। G का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, G का वैल्यू हम 6.7 × 10⁻⁻ कितना, -11। यूनिट सब चीज़ क्या है, एक kg में, मीटर में है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ऐसा यूनिट में है, तो यूनिट नहीं लिखता हूँ मैं। अच्छा, इंटू m1 कितना है, 2 है, m2 भी 2 है, बाई r², r कितना है, तो 1 का स्क्वायर, तो या r²। तो यहाँ तक ये हो गया। अब ये देखिए, तो a आकर इसको इंटू कर देगा, और a आकर के कितना, 4 × 6.7 × 10⁻⁻11, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे तो 7 7 चौका 28, और एस 6 चौका 24, और 24 तो 26, तो ये इतना हो जाएगा 26.8 × 10⁻⁻11। और एक इस जीरो को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड जाके यहाँ पे करेगा तो मल्टीप्लाई वाला इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 2.68 × 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा 10।
अब फोर्स है इसलिए क्या हो जाएगा न्यूटन। तो ऐसे हम लोग यूज, एक मास मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा मास, और एक तो बात आपको पता है कि ये जो फोर्स, ये जो हम लोग ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं वो हमेशा पॉइंट मास के लिए यूज़ करते हैं। कितना ही बड़ा हो उसको छोटा सा मास मान लेते हैं, है ना। मान लीजिए 10 kg है और यहाँ पे मान लीजिए 100 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और दोनों जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपको रखा हुआ है। अब यहाँ से निकालना है कि एक दूसरे पर फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है। तो देखिए F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई कितना R²। इसका मतलब F G 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना 10 इंटू, इसको M1 कह देते हैं, इसको M2, किसी को भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बीच वाला ये क्या हो गया R, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 बाई कितना है बीच का डिस्टेंस 2, तो 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब F ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ये आपस में इंटू करके 10⁻ कितना हो जाएगा 3 कर लेगा क्या, 3 को 0 है तो हो जाएगा, और ये 2 2 जा कितना 4 जाकर इसको डिवाइड कर देगा, तो ये कितना कर देगा इसको डिवाइड करके, ये डिवाइड करेगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 इसको देगा 27 हो जाएगा, और 4 6 जा नहीं ठीक है 6 जा 4 6 जा कर लेंगे तो 0.6, 4 6 जा 24, अब प्लस बच जाएगा कितना 3, तो 3 पे 0 डाल देते हैं ना, तो फिर 6 के बाद 7 जा, तो इतना अप्रॉक्सीमेट आएगा इंटू 10 टू दी पावर, बेस दोनों का इक्वल तो पावर क्या होता है ऐड हो जाएगा, तो 10 + 3, और ये हो जाएगा F इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस कर लेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना 10 मतलब 7। अब ये क्या है न्यूटन, ठीक है। अब आपको इतना कैलकुलेशन इतना आसान आपको नहीं देगा, तो मैं लेकर के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन इतना आसान हो जा रहा है। चलिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए कितना तो 7 kg का ऑब्जेक्ट है, 7 नहीं लेते हैं 5 kg का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और एक डिस्टेंस पे पता नहीं r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये इसके ऊपर फोर्स जो लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सपोज मान लीजिए कि 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। तो फाइंड करना है कि बताओ भाई r कितना डिस्टेंस पर रखा गया होगा, r कितना डिस्टेंस पे रखा गया होगा, कितना फोर्सेस ये एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ से F कितना अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर देखना, आज F हमको दे दिया, मतलब A हो गया 20 न्यूटन, G 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास 2 kg, और इंटू कितना 5 kg बाई R²। तो R² तो मुझे पता नहीं, यही फाइंड आउट करना है, इसको इधर भेज दे तो R² इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और ये होके 10 हो जाएगा, बाई एक आकर 20 हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर 2 जा, तो R ये जा करके इसको इंटू कर देगा 2 से, तो सॉरी डिवाइड कर लेगा, तो ये हो जाएगा 3.35 इंटू 10⁻⁻ कितना 11, तो ये R² है, तो R इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 3.35 इंटू 10⁻⁻11 कॉन्शियस मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो ये कहानी आपका हो जाएगा, इसको रूट से आपको निकाल लेना है, जो आएगा सो आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये 2 kg का है, और ये 10 kg का, ये 10 kg का इसको नहीं लेते हैं, इसको m ले लेते हैं, ठीक है। यही फाइंड आउट करना है। मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, तो बताना है मास कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से अप्लाई करिए, F इक्वल टू G M1 M2 बाई कितना R², यहाँ कितना अप्लाई कर रहा है फोर्स उसके ऊपर 100, अच्छा ये G 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1, इसको M1 कह दें, उसको M कहें तो इसको M1 कहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा M1 2, और M2 अपने पास है M बाई R², R कितना है तो 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा क्या, कितना जा 50 जा, नहीं कैंसिल करते हैं, यहाँ से M ये 100, और ये दोनों आकर के इसके बाई में चला जाएगा क्या 6.7 इंटू -11, ठीक है। कैंसिल करने में फ़ायदा था क्या,
चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ए जाएगा ऊपर तो ए 2 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर प्लस में 11 हो जाएगा। मतलब बाई में ए जा करके क्या कर देगा, इसको इंटू कर ले क्या, 14, 6 दूने 12, 1 13, इतना हो जाएगा। बेस इक्वल तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, क्या 10 टू दी पावर कितना 10 10 10 10 10, बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगा 13/13 पॉइंट कितना 4। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 100 इंटू ए कितना आ जाएगा, 2 को ले लिए तो इसमें से 2 तो 11/3 पॉइंट कितना 4, और इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा सो आपका मास आ जाएगा इतना केजी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखिएगा एक्सेलरेशन, गौर करिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसका गुरुत्वीय त्वरण बोलता है। अब समझिएगा एक कब होता है, अभी तक जो भी मास ले रहे थे कोई अलग अलग मास ले रहे थे, आज मैं फिक्स करूंगा कि एक जो मास है अपना अर्थ है, अर्थ एकदम फिक्स कर दिया गया कि ये अर्थ है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर से रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। दूसरा ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे है यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ पे मान लीजिए एम मास है। तो मुझे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। गौर करिएगा, तो इसका मतलब ए इसको नीचे की तरफ खींचेगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, एफ इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं क्या, और अभी हम लोग सीख लिए कि एफ इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक कब के लिए फोर्स होता है, जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं तब। एक कौन सा पार्टिकल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा के उसको उसमें एक्सेलरेशन ला रहे होते तब। अब समझिएगा, अगर ये अर्थ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो नीचे की तरफ कितना के स्पीड से आ रहा होता है, जी से, और ये जी होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और नीचे की तरफ फोर्स एफ लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट का मास, तो इससे एक वर्ड निकलता है एक अच्छा सा, एफ इजकल टू मास इंटू कौन सी, जी। देखना यहाँ पे एक, जब भी हम लोग जी ले रहे हैं तो अर्थ अगर नहीं रहेगा तो जी नहीं आएगा। ये जी जो है, जी अपना क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मस्ट क्या है हुआ कि अर्थ होना ही चाहिए, उसके बाद कुछ और हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्ट है कि भाई अर्थ होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन सा जरूरी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हो सकता है, वहाँ पे अर्थ हो या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पे माइंड नहीं करता है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए अर्थ एक फिक्स होना चाहिए, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो जो नीचे की तरफ एक एक्सेलेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को गिरता है, धीरे धीरे स्पीड उसका नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन कर रहा होता है। वो क्या करता है, एक्सेलेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ से मैं ये देखो, यहाँ पे इस मास को अगर देखोगे तो अभी कौन चीज़ में है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। जो ही छोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे रेस्ट में था और यहाँ पे मोशन में आ गया, और वो भी स्पीड क्या होगा, कंटिन्यूस इंक्रीज करता, मैं बढ़ता गया। तो ये एक्सेलरेट किया, स्पीड में बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट। तो जब अर्थ के केस में जब लेते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल ए से नहीं दिखाते हैं, हम लोग ए एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, लेकिन इस केस में जब लीनियर होता है तब दिखाते हैं। सर अर्थ के ऊपर कोई चल रहा होता है या कोई सरफेस पे हॉरिजॉन्टल चल रहा होता है तब के लिए वो दिखाता है। लेकिन जब अर्थ के नीचे यहाँ पे देखना, ऐसे गिरेगा तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तो अर्थ के केस में लगेंगे जो इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है कौन चीज़ में, स्पीड में, उसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब ये भी क्या है, एक तरह से त्वरण है। ये त्वरण कब है, जब अर्थ पे ही कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो या फिर अर्थ से ऊपर जा रहा हो, दो ही केस में ऐसा पॉसिबल होता है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये हो गया। अब समझिएगा, अब यहाँ से इसका मतलब है, गौर करना, ये अर्थ है और ये मास नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये इसको ऊपर क्या किया, एफ फोर्स से इसको खींचा नीचे की तरफ। कितना फोर्स है, तो mg फोर्स से नीचे की तरफ इसको खींचा,
और नॉर्मल सा फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि ये इतना सा खींच रहा है, तो इस दोनों को अगर इक्वल कर दे तो यहाँ से देखिएगा एम जी, ये जी एम कौन सा, ए ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं, आई इंटू अर्थ का मास, अर्थ का मास अगर कैपिटल एम मान ले, इस अर्थ का मास कैपिटल एम, अब बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, ये मास और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इतना के डिस्टेंस पे तो आर का स्क्वायर, यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहाँ से जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक जी निकालने का अपने पास फार्मूला हो गया। एक कब के लिए, जब ये ऑन द सरफेस हो तब, किसके, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के जब क्या हो, सरफेस पे होता, मतलब अर्थ पे ही तभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो ही हमको पता है, अब देखिएगा मास में अगर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुआ, मास में अगर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो ये जी का वैल्यू चेंज, कुछ बेसिक बातें यहाँ से हम लोग समझ में आ जाना चाहिए। देखना जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है जी डिपेंड्स ऑन कौन चीज़, मास और रेडियस। ये जी जो होता है मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है, जी मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद एक और मास, मतलब अब एक और बात रखिएगा, सरफेस पर भी डिपेंड करता है, भाई वो कौन सा सरफेस पे है ना, एटमॉस्फेयर में है या फिर कहीं दूर चला जाए तो उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप समझिएगा, अगर ये अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, अभी लेते हैं सिर्फ अर्थ पर, ये अर्थ पे ही रखा हुआ, अर्थ से हाइट पे नहीं है, डाउन पे नहीं है, तो अर्थ पे रखा हुआ है, तो ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। इसका मास तो अब ज़रूरत नहीं, लेकिन अर्थ का मास यहाँ पे रखना पड़ता है, तो अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg हम लोग जानते हैं, और रेडियस जानते हैं 6.7 × 10⁻6 मीटर हम लोग जानते हैं। इस वैल्यू को अगर इसके अंदर डाल दें, जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू, ए स्मॉल जी, एक लेक्चर सेपरेट आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ जी और कैपिटल जी के ऊपर, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। अभी फ़िलहाल पहले इसको देख लें। जी, और ये क्या होता है, 6.7 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना हो गया, 6 × 10⁻24 kg बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6.7 × 10⁻6 kg का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जी का वैल्यू जो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और इसको कहीं कहीं अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड भी लिया जा सकता है, भाई डरने की बात नहीं है। कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन में कहता है कि भाई 10 लेके सॉल्व कर लो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसको लेकर के सॉल्व करना पड़ता है, आप अच्छी तरह से जान लें। तो जी का वैल्यू कैसे आता है, तो इस फार्मूला से आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका डिपेंडेंसी चेक करें कि भाई ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस से ऊपर चला जाता है, कुछ हाइट पे चला जाए, ठीक है ना, तो ये जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम होने लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे मून है ना, ये तो फेमस है, आप लोग जानते हो इसलिए ले रहा हूँ। 1/6 ऑफ द जी ऑन द अर्थ होता है। अगर यहाँ पे अगर 60 होगा, कौन सी मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इस एक्सेलरेशन को अगर यहाँ के इससे कंपेयर कर लें तो 1/60 मतलब 1/6 इसका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। इधर भी जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर नीचे तो समझे स्पेस के बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर से बाहर जाने लगेंगे, एटमॉस्फेयर से, धरती से जो ही ऊपर उठेंगे वो क्या हो जाएगा, जी डिक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन ये डिक्रीज एटमॉस्फेयर ज़्यादातर असर करेगा एटमॉस्फेयर के बाहर। चलिए ये तो ठीक है। अगर हम लोग अर्थ के अंदर भी जाने लगते हैं, अर्थ के अंदर यहाँ पे समझ लीजिए काट के यहाँ तक चले गए, ठीक है, यहाँ तक अगर इधर भी चले जाएं तो भी जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, देखिएगा, अभी हम लोग पढ़ लिए कि जी, यहाँ पे देखना कांस्टेंट पार्ट को हटा दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। इसका मतलब है आर अगर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा।
अगर r घटेगा तो g क्या है, बढ़ेगा। तो देखना यहाँ से यहाँ क्या होता है, r होता है। तो r अगर नीचे की तरफ खोद के अंदर की ज़मीन की तरफ जा रहे हैं तो r क्या हो रहा है, कम हो रहा है, r कम हो रहा है। तो r कम होगा तो g को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये डिक्रीज होता है। रीज़न क्या होता है कि जब भी अगर इसके यहाँ पे अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक नया सा अपना सरफेस बनता है, और इधर वाला भी देखो तो ये वाला भी मास बचेगा कि नहीं बचेगा, ये इधर इसके आसपास का मास, ये भी क्या करता है, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगता है। ये तो नीचे की तरफ खींचता है और ये मास ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तो कुछ फोर्स कह सकते हैं, कुछ एक्सेलरेशन वो क्या करता है, कम कर देता है। और वो कम कर देता है किस वजह से, तो ये मास की वजह से। इसका हम लोग फार्मूला जब हम लोग कौन चीज़ ये लेक्चर लेके आएंगे तो ये टोटल इससे रिलेटेड फार्मूलाज और एकदम अच्छी तरह से एक भी कंसेप्ट इससे नहीं छूटेगा। तो जी वॉइस जी एक कंसेप्ट में बनाया हो ताकि एक समझ पाए, एक वे हो। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि नीचे की तरफ जाएंगे तो भी घटेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी घटेगा। मैक्सिमम कहाँ होता है, तो पोल पे होता है। मिनिमम कहाँ होता है, तो भाई याद रखना होता है कि इसके अंदर होता है, इक्वेटर पे होता है। और ऊपर चले जाएंगे तो ऐसा घटता बढ़ता जाता है। तो ये सेपरेट बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। चलिए, ये सारी कहानी अगर याद रहे या ना रहे, फिलहाल इतना याद तो जरूर रह जाएगा कि ये जो है जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो सिर्फ अर्थ के केस में लगता है। मतलब ये अर्थ है और नीचे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, अर्थ अगर नहीं रहता तो वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींचेगा ही नहीं, तो वो एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। तो मस्ट है कि भाई उसके लिए अर्थ होना चाहिए। फ्री फॉल, कौन चीज़, फ्री फॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त पतन। ठीक है, मुक्त पतन मतलब मान लीजिए ये अर्थ है, इमेजिन कर सकते हैं, और कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ अगर एम मास है, नीचे की तरफ जी से गिरेगा, सिंपल तो उसको खींच रहा होगा जी से। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं कैसा, फ्री फॉल। मतलब ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम लोग छोड़ रहे हैं किसी भी हाइट से, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या करते हैं, मुक्त पतन या फिर फ्री फॉल मोशन कहते हैं। इसको फ्री फॉल मोशन कहते हैं। अगर ऐसे फेंकेंगे तो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो हर पॉइंट्स में प्रोजेक्टाइल में देखेंगे तो फ्री फॉल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल इसके अंदर शामिल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल में डायरेक्शन हर पॉइंट्स पे चेंज कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। फ्री फॉल के केस में ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज, डायरेक्शन डजंट चेंज, तो ये चेंज नहीं करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो डायरेक्शन अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए उसको शामिल इसमें नहीं करके इसमें देख रहे हैं। यहाँ से अगर नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो एकदम नीचे ही आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, मतलब दिशा चेंज नहीं करेगा। अगर नीचे से ऊपर फेंक पाओ तुम, ये अर्थ पे तुम बैठे हो, ऊपर की तरफ फेंको तो ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो दो ही केस आपका बनता है, ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर फेंको। इस तरह के ये दोनों मोशन को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, फ्री फॉल मोशन या फ्री बॉडी मोशन, फ्री फॉल मोशन या फिर कौन सा, मुक्त पतन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं समझिएगा, गौर करिएगा। अब यहाँ से मेन अपना कंसेप्ट समझने की बात, पहले तो समझ गए कि एक इस तरह के मोशन को एक कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, कोई बंदा यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहा है ना, या हम ही को पकड़, मुझे ही इमेजिन करिए कि मैं इसको पकड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसे पकड़ा हूँ। अभी कौन चीज़ में है, ये जो कौन चीज़ है, खली जो है, कौन चीज़, अभी इमेजिन करो रेस्ट में, तो रेस्ट में है और छोड़ूंगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। तो नीचे टच करने से पहले जस्ट सेकेंड से भी कम पहले कुछ यहाँ पे इसका होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन चीज़ में है, रेस्ट। तो इनिशियली हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट। यू क्या होता है, जीरो। यू आप जान रहे होंगे, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी या फिर इसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग। और यहाँ पे सटने से पहले इसका मैक्सिमम स्पीड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग भी, फाइनल वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट एम है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लगा रहा होगा। बात समझ रहे हैं क्या, एम जी लगाएगा ही लग रहा है, अगर फोर्स है तो एम जी लगाएगा ही लगाएगा। अब समझिएगा, ये मास है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कितना से कर रहा होगा, जी से।
अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ अगर गिरा रहे हैं तो स्पीड में इंक्रीजमेंट होता है कि स्पीड में बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आएगा तो जी का वैल्यू हमेशा कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। ये तो केस 1 हो गया। केस 1 क्या होगा? ऊपर से नीचे आते समय, तो ऊपर से नीचे आते समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। फाइनल कुछ ना कुछ होता है, हम लोग निकालेंगे, है ना। और हाइट की बात करें तो कुछ हाइट होगा, एच ले लेते हैं, ये भी हम लोग निकालेंगे। चलिए, एक केस 1 में। केस 2 क्या होगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे फेंक रहे हैं, है ना, सेमी हाइट पे आप फेंक रहे हैं। आप समझता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसको स्पीड देना पड़ेगा। अगर स्पीड नहीं दोगे, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे छोड़े हैं तो इसको ऐसे पकड़े थे, ऐसे पकड़े हैं और इसको ऐसे छोड़े हैं, तो क्या स्पीड देना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं स्पीड दिया तो सडनली इसको छोड़े, ऐसे आराम से छोड़े, नीचे की तरफ गिर गया। लेकिन इसको अगर इसको आराम से ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? ऊपर की तरफ स्पीड देके फेंकना होगा। तो यहाँ पे इनिशियल जो स्पीड होता है, यहाँ पे इनिशियल कुछ ना कुछ स्पीड होता है। जो ही ऊपर फेंकते हैं तो एक लिमिटेशन होता है, वहाँ से फिर वापस शुरू हो जाता है आना। तो फाइनल पे क्या होता है? 0 हो जाता है। कहीं फाइनल पे जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब याद रखना है, यहाँ पे u कुछ ना कुछ होता है और ये फाइनल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फाइनल यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा था, इनिशियल 0 होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो फाइनल 0 होगा। इतना समझ में आ रहा है। इसमें नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड होगा, ऊपर जब जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे तो 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड, देखना, ऊपर फेंकेंगे कोई चीज़ को तो स्पीड धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा, कम होगा। इसका मतलब है घट रहा है, मतलब जी क्या होगा? कम हो रहा है। जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का वैल्यू क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो 2 केस आपको समझ में आया क्या? 2 केस समझ में आया क्या? ऊपर से फेंकेंगे, नीचे से फेंकेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ऊपर इनिशियल देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फाइनल कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर 0 हो जाता है, नीचे वाला कुछ ना कुछ होता है। जी जब लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जी जो नीचे से ऊपर फेंकें तो जी नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। एक कॉमन सेंस यूज़ करना है। ऊपर से छोड़ते हैं तो स्पीड इंक्रीज होता है, इसलिए एक्सेलरेटेड होता है, मतलब वो त्वरित गति होता है, मतलब स्पीड में बढ़ रहा है। नीचे से बढ़ता है वो तो क्या होता है? कम होता है, मतलब वो डिसलेट होता है, मतलब वो त्वरित गति नहीं होता है, त्वरण में कमी होता है, जिसके कारण से वो माइनस में लेना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में। अब इससे जब भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u इक्वल टू, चलो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर ए नहीं आपको आता है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय के कॉन्सेप्ट, तो ये आपको लेक्चर मिलेगा, उसको आप देख लेंगे। या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाए, फिजिक्स वाले में लाइन बाय लाइन देखें, उस लेक्चर में मैं समझाया हूँ कि ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है, और इससे टोटल दो तरीक़े से इसको प्रूफ भी करना आपको सिखाया। तो वो मोशन चैप्टर में है, मोशन चैप्टर, या लगभग तीसरा चौथा चैप्टर होगा, चेक कर लेंगे उसको। ये भी जो होता है फाइनल वैल्यू से यू होता है इनिशियल वोल्टेज, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन, जी टी क्या होता है? टाइम। सपोज मान लीजिए यहाँ से इन नीचे तक आने में इसको टाइम टी लगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ से देखना, अब गौर करना, फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट कौन है? ए है, मतलब ऊपर से नीचे, ये इसको लेंगे केस 2 में। ऊपर से नीचे वाला को पहले देखते हैं। अब देखना, ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल कौन है? ये वाला। तो नीचे फाइनल में कितना हो गया? v है। अच्छा, इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना है? इनिशियली कितना है? 0। तो 0 प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, g, तो एक्सेलरेशन आज कौन चीज़ में बदल जाएगा? क्योंकि नीचे अर्थ है तो ए कौन चीज़ में? g में बदल जाएगा और ये हो जाएगा t। तो यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा? g t। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे v इक्वल टू जी टी, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। दूसरा नंबर समझिएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं, थर्ड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एस क्या है? डिस्टेंस है। तो समझिए कि यहाँ से जब ट्रैवल किया तो अगर मान लें कि एच हाइट तक था, एच हाइट ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आ गया, तो आज कितना हो जाएगा? एच। इनिशियल कितना है इस केस में? तो इनिशियल 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन जी और ए टी हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखा, एच इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर।
तो यहाँ से h इक्वल टू ए निकालेंगे। अगर आप चाहें तो टी स्क्वायर इक्वल टू टी का वैल्यू निकालेंगे तो 2h बाई कितना z, तो यहाँ से आप t इक्वल टू भी देख लेंगे तो रूट अंडर 2h बाई z। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा रूट अंडर 2h बाई z, या फिर कह सकते हैं h कितना ट्रैवल करेगा तो 2h यहाँ पे 1/2g टी स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद है अपने पास थर्ड लॉ, वी स्क्वायर प्लस इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as, वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर तो इस केस में 0 है, 2 इंटू जी और ए हो गया h, तो यहाँ v इक्वल टू 2gh। अभी कैसा है रूट में, बात समझना इस बात को। एक v इक्वल टू gt निकाले हैं तो ये देखना टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसमें टाइम नहीं है। एक कौन चीज़ है, v इक्वल टू रूट अंडर 2gh, ये h के रेस्पेक्ट में। तो आपको अब दिमाग लगाना होगा किसको कब यूज़ करना है। अगर मान लीजिए टाइम मुझे दे दिया गया है कि ये टाइम इतना टाइम में नीचे आ जाता है, तब वेलोसिटी निकालो, तब ये यूज़ करेंगे। अगर मुझे टाइम नहीं दिया, जी सिर्फ h दे दिया, ठीक है ना, तब ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कितना, रूट अंडर 2gh। चलिए तो ये सारी चीज़ हम लोग निकालना सीख गए इससे। ठीक है, और इसमें फोर्स तो कितना लगता है, F इक्वल टू mg, तो आप जानते हैं, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। इसको आप क्या करें, फोटो ले लें इसका, और याद रख केस 1 कौन है तब के। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, नीचे से फेंक रहे हैं तो फाइनल तो ऊपर होगा, तो हो गया 0। u शुरू में कितना स्पीड दिए थे, u को u ही कहें तो u हो गया। और ये g कैसा लेना है, g नेगेटिव लेना है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस जी और टाइम t। इसका मतलब है u इक्वल टू जी टी। उस समय क्या v इक्वल टू जी टी हुआ था क्या, इस समय u इक्वल टू जी टी हो गया, उल्टा हो गया बस। दूसरा नंबर क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कितना है, h डिस्टेंस, यही h लेता है, टाइम यही है, सब चीज़ें यही हैं, तो ये हो गया h। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u t 1/2, g कैसा नेगेटिव, और a कितना t स्क्वायर, तो h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2g टी स्क्वायर। तो आज के लिए s का फार्मूला आज क्या हो गया, चेंज हुआ, क्योंकि इसमें भी था ही नहीं, भी नहीं था तो कोई जीरो होगा ही नहीं, जीरो नहीं होगा तो ये फार्मूला अपने पास आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी चेक करो, फाइनल मतलब ऊपर वाला 0, यू स्क्वायर प्लस 2, ये g होगा वो भी कैसा माइनस, और a क्या h, तो a आएगा इधर, मतलब यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2gh हो जाएगा क्या, और यहाँ u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g कितना h। तो आज इनिशियल हो गया कितना इसका, रूट अंडर 2gh। अगर उतना हाइट, इसको h ही हाइट ट्रैवल करना है तो इतना ही स्पीड नीचे से उसको देकर फेंकना पड़ेगा ताकि उतना हाइट चला जाए, तो इसके लिए हो गया, समझ रहे हैं, इसी को उल्टा हो गया, सेम हाइट के लिए हो गया तब के लिए। इतना कहानी समझ में आया, तो ये इसको भी फोटो ले लीजिए फटाफट से, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, 1 kg का ही ले लेते हैं, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, और नीचे की तरफ ये क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर दिए, और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, कितना 10 मीटर, गौर करना। और यहाँ से इसको आने में 2 सेकेंड लगा इस ग्राउंड पे, तो बताना है कि इसका यहाँ पे स्पीड कितना होगा। एक तो मेरे पास फॉर्मूला है कि v इक्वल टू नीचे इक्वल टू रूट अंडर 2gh होता है, ये डाल दो तो रूट अंडर 2g हो गया, 10 ले लेते हैं, और h हो गया अपने कितना हाइट पे, तो 10, तो v इक्वल टू रूट अंडर 100 इंटू 200 हो जाएगा, इंटू 2 मतलब 10 रूट कितना हो जाएगा 2। एक तो ये फार्मूला है। एक और फार्मूला था, v इक्वल टू कितना यू टी कितना था, जी टी कुछ ऐसा था, देख लीजिए। तो एक तो ये हो गया, इसको फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब समझिएगा,
यहाँ से एक तो इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर क्वेश्चंस में आपको कह दे सिर्फ टाइम दिया रहा है और डिस्टेंस नहीं दिया रहा है, सपोज ये नहीं दिया रहा है, और कह दे कि इसको एच भी निकालो, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एच इक्वल टू मुझे फार्मूला एक तो पता है कि फार्मूला होता है इसका कुछ, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किए हैं तो अपने पास फार्मूला क्या होता है 1/2g t² होता है। अगर नहीं याद है तो मुझे पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 होता है। तो ए एच क्या है, यही इसी को हम लोग बोल रहे हैं एच, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ए एच हो गया। यू क्या आता है, इनिशियल, मतलब शुरू में यहाँ पे स्पीड इसका कितना रहा होगा 0, तो ये तो हो गया अपना 0। 1/2 जी ऊपर से नीचे आते समय प्लस लिया जाता है और टी तो टी ही है, तो यहाँ एच 1/2 इंटू जी कितना हो गया, तो 10 ले लेते हैं इंटू टी, टाइम कितना लगता है 2, तो 2 सेकेंड, तो ये हो गया 5। इसका मतलब एच ये होता है 2 दूना 4 और 4 चौका 20, तो इतना मीटर। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से है ना, ये यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इसको दे दिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इसको स्पीड दिया। पूछेगा कि भाई 10 सेकेंड बाद बताओ एक कितना डिस्टेंस पे जाकर रहेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसको करते हैं 10 नहीं 20 कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद बताइए कितना हाइट पे चला जाएगा। तो सपोज मान लीजिए एच हाइट पे चला गया होगा, तो अब देखिए, अब यहाँ से पूछिए इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना है, तो शुरू में कितना स्पीड देके ऊपर फेंका है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल जाकर के क्या होने वाला है, ऊपर रुकने वाला है एच हाइट पे, तो v इक्वल टू कितना 0, ठीक है। टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। अच्छा एच, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² होता है क्या, तो एच तो एच है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 20 दिए थे, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए कैपिटल ए स्मॉल ए में तो 10 हो जाएगा और टाइम है 10, तो इतना स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5, तो एच। अच्छा ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे माइनस, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस ये कितना 5 इंटू ये कितना 100, इसका मतलब है एच, ये कितना 200 माइनस इसका मतलब ये 500, ये माइनस आपको शो कर रहा है 300 मीटर। इसका मतलब है, गौर करना, ये नेगेटिव शो कर रहा है। नेगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। एक्चुअली अगर 20 मीटर पर सेकेंड हम लोग दे रहे हैं और एच हाइट पे 10 सेकेंड बाद हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और स्पीड बहुत कम हो जा रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया स्पीड, ये क्या दिखा रहा है कि स्पीड, गौर करना, नेगेटिव दिखा रहा है कि नीचे से फेंके है ना, तो स्पीड क्या डिक्रीज़ कर रहा है, टाइम इंटरवल कम है, क्या किया है नीचे से डिक्रीज, ऊपर की तरफ फेंके हैं। जी अगर नेगेटिव हो रहा है तो एच भी आपको नेगेटिव दिखाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जब भी लेंगे तो एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव हमको देखना नहीं है, बात हमको सिर्फ कांस्टेंट से मतलब है इस वाले। इसका मतलब एक कितना हाइट पे जाके रुकेगा, तो 300 मीटर पे जाकर के ऊपर में जाके रुक जाएगा, ठीक है, 300 मीटर बाद में जाके वो रुक जाएगा 10 सेकेंड बाद। इतना बात समझ में आ रहा है।